ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B1, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन with 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000। रेशियो ऑफ एनर्जी चाहिए। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1 HC अपॉन लैम्डा 2। H और C कैंसिल, तो ये लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 हो गया बेटा। लैम्डा 2 है 4000 और ये है 2000, तो दिस इज 2 बाय 1। ठीक है, देख लो क्वेश्चन समझ में आ गया। फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी विबग्योर में एनर्जी का ऑर्डर बेटा ये होता है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी यही होता है और वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? वॉयलेट। इसके बाद बेटा अब 2B3 क्वेश्चन, two electromagnetic radiation having wave number in the ratio 2:3, their energies per quanta will be in the ratio, wave number दिया है याद रहे, again E1 by E2 is equal to lambda 2 by lambda 1। ये देखो ये B1 क्वेश्चन में भी यही किया था। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये होगा वेव नंबर ऑफ फर्स्ट अपॉन वेव नंबर ऑफ सेकेंड, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। तो 2:3 ही आंसर होगा, यानी आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B4, अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक का क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल में, ये मेटल सरफेस, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस पर h nu का फोटोन जाता है और h nu की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलेगी और ये बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये बाहर निकलने से पहले ही कोलिजन्स वगैरह में अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, ठीक है, तो अगर कोलिजन्स में अपनी एनर्जी लॉस कर देगा ना बेटा, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर निकलने से पहले इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि बाहर ना आए, ये आपको थ्योरी में भी मैंने बताया था। लेकिन अगर कोलिजन्स में इसकी पूरी एनर्जी खत्म नहीं हुई तो ये बाहर आएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी ना बचे, और हो सकता है कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी बचे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h nu माइनस w। तो कौन सा आंसर बेस्ट है इसमें? सी ऑप्शन, ईदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट कम आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी h nu बाय। ठीक है, सी ऑप्शन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है और इट कम्स विद अ काइनेटिक एनर्जी दिस, नहीं, इट मे कम आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी लेस देन h nu माइनस w। तो ये डी ऑप्शन बेस्ट होगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर B5। B5 में अ बल्ब ऑफ 40 वॉट इज प्रोड्यूसिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर विद 80% efficiency. Find the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds. ठीक है, देखो HC वगैरह सब वैल्यूज दी हुई हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये बेटा एक बल्ब बना हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है और इसमें से फोटॉन्स वाली लाइट निकल रही है। इसमें जो एनर्जी लिखी हुई है वो लिखी हुई है 40 वॉट, यानी 40 जूल पर सेकेंड। लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी इफिशियंसी 80% है। इस इफिशियंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है, जब इसके अंदर इनपुट एनर्जी की बात करेंगे तो वो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 40 जूल पर सेकेंड, लेकिन आउटपुट एनर्जी का मतलब ये 80% एनर्जी को ही फोटोन एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहा है। सो द एनर्जी ऑफ photon is equal to 32 joule per second, which is 80% of 40 joule per second। तो बेसिकली 80% इफिशियंसी का ये मतलब है।
इसके बाद अब इसने कहा है कि वेवलेंथ बेटा 620 है, 6200 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 620 नैनोमीटर था। तो पूछा है 20 सेकंड में कितने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, बस। तो टोटल एनर्जी 32, ठीक है, 12400 अपॉन 6200, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन विच यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1.6 10⁻⁻19। क्या किया ये हमने, क्या किया, यस, ये हमने किया, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, जूल में, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड। तो n की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 इज इक्वल टू 3.2 10⁻⁻19 इंटू n। तो n आएगा बेटा 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने एनर्जी कौन सी लगाई थी, जूल पर सेकेंड। तो ये जो n आएगा ये 1 सेकेंड में निकलने वाले फोटॉन्स होंगे 10, और ये 10⁻20। और क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, करना क्या है आपको, आपको करना है 20 सेकेंड में टोटल फोटॉन कितने निकलेंगे। तो टोटल फोटॉन जो 20 सेकेंड में आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स, एंड द आंसर इज डी, दिल्ली ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B6, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन दिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ, बताया गया है आपको, क्या बताया गया, wavelength of incident radiation must be less than equal to that of threshold wavelength। क्या आंसर होगा, आंसर C is better, only if lambda is less than equal to lambda not। C ऑप्शन इज थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये बेटा सेक्शन बी डिस्कस पूरा मैंने कर दिया है। उम्मीद है आपके सारे डाउट इसमें कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो आप अपने कंसर्न टीचर से ये पूछ सकते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हमने रेडियस और स्पीड का फॉर्मूला तो कर लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ और इसके रिलेशंस पर। देखो थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट बेटा मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से, और एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस बेटा कितना ट्रेवल करना है इसको, 2πr। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड of revolution, and time period of revolution is time taken by the electron in completing one revolution, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है जिसको हम लोग न्यू ऑर्बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टाइम पीरियड t है, तो न्यू ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/t। t इज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में समय जो लगेगा वो सेकंड में होगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड आ जाएंगे, और t की वैल्यू होगी बेटा v
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है एक रेवोल्यूशन की, 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है v। तो फिर न्यू ऑर्बिट बेटा क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर। तो क्या इसके लिए भी हमें वो बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने की जरूरत है? नो। हमें क्या करना है, हमें सिंपली आर का फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला पता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे न्यू ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो आर अपॉन वी के प्रोपोर्शनल है, तो आर इज एन स्क्वायर अपॉन जेड और v is z by n। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन न्यू ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो प्रोपोर्शनलिटी हम लोग यहाँ देख सकते। तो अब आगे एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा, नंबर 4, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा आपको पता ही है, ये होगा k e इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी सोच के बताओ, z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n टू द पावर 4। देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो एनर्जी कांस्टेंट है। एक्चुअली मैंने नहीं, बोहर नहीं बताया था, बात समझ में आई? लेकिन बोहर ने कैसे बताया था उसकी कैलकुलेशन देखो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, इसी को हम लोग सिर्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसमें क्यों है, क्योंकि मूव कर रहा है, उसकी कुछ स्पीड है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि उस पर एक फोर्स भी लग रहा है न्यूक्लियस का। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जीज इलेक्ट्रॉन में है, एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। इसको लिख सकता हूं मैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर 1/2। So it is kz e square upon 2r. This is the formula of, yes, kinetic energy. Now potential energy is equal to k q1 q2 upon r। और याद रहे पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्मूले में चार्जेस हम साइन के साथ यूज करते हैं। तो k माइनस ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई, ये पॉजिटिव है, अपॉन आर। सो इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा जो टोटल एनर्जी है ई, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये एक फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस के ई इज इक्वल टू पी ई बाय 2। दिख रहा है तीनों फॉर्मूले? तो आपको इलेक्ट्रॉन की इन तीनों में से कोई भी एक एनर्जी पता है तो बाकी दोनों एनर्जी पता चल जाएंगी। और इसी में अब हम R का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके एनर्जी का मेन एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। R की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे,
माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, आर का एक्सप्रेशन आपको याद होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, सो इट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये बेटा एनर्जी का एक्सप्रेशन है और देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं 2 पाई स्क्वायर के एम और ई और एच ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स। तो एक ही बार इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक बोर टाइप की स्पीशी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से डबल है और साइन रिवर्स है, माइनस है, तो जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या शो करती है, अट्रैक्शन फोर्स। तो टोटल एनर्जी भी अगर नेगेटिव है तो ये भी अट्रैक्शन फोर्स ही शो करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है और इसलिए उसकी एनर्जी नेगेटिव है। ये एनर्जी के आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ आ गए हैं, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूले बेटा बोर मॉडल में हम लोगों ने ड्राइव किए, ये जो फॉर्मूले बेटा हम लोगों ने बोर मॉडल में ड्राइव किए, इनको समराइज कर रहे हैं और इनका वेरिएशन भी देख रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। अब वेरिएशन क्या है कि जो L है वो N पे तो डिपेंड करता है, Z पे डिपेंड नहीं करता है। तो N बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, दिखाई दे रहा है आपको मैथमेटिकली। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला रेडियस का, R इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। Z बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R डिक्रीज होगा, और अगर N इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा। कैसे, Z अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा या पास होगा, पास होगा ना, तो R रेडियस डिक्रीज होगा। और अगर N बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिट जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा रेडियस ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 2.18 टेन पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। V इज प्रोपोर्शनल टू Z/n। जैसे जैसे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जाएगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह से N अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। अब इस यही जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए आपको रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब बोर मॉडल अप्लाई हो तो आप सबसे पहले Z और N डिटरमाइन करेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना बेटा 1, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और N कितना, फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर 4। फॉर्मूला यहां से काम आएगा, R इज इक्वल टू 0.529 N स्क्वायर यानी 16 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए हीलियम प्लस में रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट अपने को बताना है, तो हीलियम प्लस के लिए Z कितना 2, N कितना 2, तो बेटा R की वैल्यू होगी 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम।
ये हीलियम के सेकेंड रेडियस का ऑर्बिट होगा, जो हम इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। n बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, z बढ़ेगा टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अगर n बढ़ेगा तो आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर चलता जाएगा, तो ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो तो कम ही होता जाएगा। z बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पास में मूव करेगा और इसलिए एक रेवोल्यूशन का टाइम कम हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले। याद रहे बोर मॉडल के यही सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो काम के हैं IIT JEE पर्पज से। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू पी बाय 2, और ये एनर्जी के तीनों फार्मूले। इसको अगर ध्यान से देखें तो अगर z इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सिंपल है। z अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड भी तो इंक्रीज हो रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और अगर n इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। बाकी एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में ही z अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों ही डिक्रीज होंगे, और अगर n इंक्रीज होगा तो ये दोनों इंक्रीज होंगे, क्योंकि इन पर साइन नेगेटिव है बेटा। याद रहे -10 -20 से बड़ा होता है, -10 इज ग्रेटर देन -20। तो उसी हिसाब से जब हम इसमें n बढ़ाएंगे यानी ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन इंक्रीज होते जाएंगे। कैलकुलेट रेशो ऑफ रेडियस स्पीड एंड टाइम पीरियड of revolution of electron in second orbit of hydrogen and third orbit of helium plus। क्वेश्चन ये है कि हमें रेडियस स्पीड और टाइम पीरियड का रेशो बताना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। मैं इसको सिखाता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। अभी आपको बताया जब भी हमें बोर मॉडल के क्वेश्चन करने हो तो पहले z और n हम डिटरमाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2 और ऑर्बिट कौन सा दिया है बेटा, थर्ड। हमें बताना है रेडियस का रेशो। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन z1 n2 स्क्वायर अपॉन z2। सॉल्व करो। n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय 1 और यहाँ 3 स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया बेटा 8 बाय 9 फर्स्ट आंसर। होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मुझसे भी पहले। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट स्पीड, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 बाय n1 z2 बाय n2। z1 की वैल्यू 1 बाय 2 2 बाय 3, द आंसर इज 3 बाय 4। इसी तरह से टाइम पीरियड t1 बाय t2 n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर n2 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू 2, z1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3, z2 की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 3, 2 टू पावर 5 32 अपॉन 27। ये रेशो होगा। देख लें आराम से सवाल को। रेशो बताना है तो हमने क्या किया, पहले रिलेशन, उस रिलेशन से हमने r1 अपॉन r2 v1 अपॉन v2 और t1 अपॉन t2 लिख दिए। ये जो टेबल आपको इससे पहले मैंने बताई, इसको टेबलर फॉर्म में रखने से क्या होगा, आप आसानी से इसको एक ग्लांस में ही रिवाइज कर लेंगे, एक बार में देखेंगे पूरा दिखाई दे जाएगा। डेरिवेशन अपनी जगह है,
देखो इस चैप्टर में आईआईटी जेईई में डेरिवेशन के क्वेश्चन कम आते हैं। जब आप इसी सेक्शन को फिजिक्स में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन डेरिवेशन के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो डेरिवेशन आने तो चाहिए, बट मोस्टली क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो जो भी याद करने वाले फॉर्मूले हैं वो टेबुलर फॉर्म में आपको इससे पहले मैंने बताया है। आई होप बोर मॉडल आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया और उसके सारे फॉर्मूले याद कर लिए। बोर मॉडल में लास्ट में बेटा फॉर्मूलों की लिस्ट मैंने बनवाई थी, वो कॉलम पूरे आपको याद होने चाहिए, तभी हम उसके क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी के फॉर्मूले। एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल क्या होती है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और काइनेटिक एनर्जी इसी का पॉजिटिव पार्ट मीन्स 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको एकदम क्लियरली याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इसी सेक्शन पर और आगे बढ़ रहे हैं। बोर मॉडल में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। सम definitions in बोर मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में कुछ टर्म्स हमें बेटा पता होने चाहिए। टर्म्स नए हैं जो हम लोग लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, तो वो टर्म्स क्या क्या होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी लेवल डायग्राम। बोर मॉडल में एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है ना, वैसे आपको याद भी होगी कि ये कौन सी स्पीशीज के लिए वैलिड होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? ऑर्बिट्स को हम एनर्जी के टर्म्स में अरेंज करते हैं, फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्डर। उस डायग्राम को कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो डेफिनेशन आप इसकी लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट्स in terms of energy is known as energy level diagram। किस तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं? देखिए, एनर्जी यहाँ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं और ये हम लोग बना रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब आप कहेंगे कि क्या ये ऑर्बिट्स प्लेन हैं? ये तो सर्कुलर थे। ऑर्बिट सर्कुलर ही हैं, बट मैं उनको एनर्जी के टर्म्स में बता रहा हूँ। ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 and so on, or finally n equal to infinite. All these are energy states. These orbits in energy level diagram are known as energy states. ऑर्बिट्स तो सर्कुलर ही होते हैं, बट उनकी एनर्जी को या उनके एनर्जी स्टेट्स को ऐसे बताया गया है। सबसे कम एनर्जी n इक्वल टू 1 की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, एनर्जी होती है, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। तो अगर n इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। आपको लगेगा n इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यस, लेकिन माइनस साइन भी है। और मैं याद दिला रहा हूं आपको, -10 इज ग्रेटर देन -20, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है और इन स्टेट्स को, ये जो हॉरिजॉन्टल बार बनाए गए हैं, इनको क्या कहते हैं? एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी स्टेट्स में अब जैसे आपसे कहा जाए कि n इक्वल टू 1 है तो इसकी एनर्जी बेटा क्या होगी? इसकी एनर्जी होगी E1। n इक्वल टू 2 की एनर्जी E2, ऐसे ही E3, E4 और ये इसकी एनर्जी E इंफिनिटी। तो अगर हम फॉर
हाइड्रोजन एटम चाहते हैं E1, E2, E3, E4, मान लो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ज़रा करके बताएं। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा Z कितना होगा 1, तो Z की वैल्यू पहले ही 1 हो गई। अब E1 का मतलब n इक्वल टू 1, तो -13.6 EV। E2 n इक्वल टू 2, तो ये होगा -13.6/4, that is equal to -3.4 EV। then -13.6/9, तो -13.6/9 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा -1.51 EV, और -13.6/16 अगर हम करेंगे तो -0.85 EV। इस तरह से ये कैलकुलेट होगी। क्या आप बता सकते हैं E इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? E इन्फिनिटी मतलब लास्ट इनफाइनाइट स्टेट में, यानी n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या होगी 0। E इन्फिनिटी का मतलब क्या है? E इन्फिनिटी का मतलब जब इसकी एनर्जी 0 हो रही है, मतलब इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज 0। न्यूक्लियस का इफेक्ट 0, न्यूक्लियस का इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस की रेंज से, अट्रैक्शन के रेंज से बाहर निकल चुका है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। जिस पर कोई एनर्जी जिसकी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस की रेंज से बाहर है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आपको हाइड्रोजन के अलावा किसी और बोर स्पीशी में ये कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? सिंपल है, Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट और करनी होगी। N की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना आप सीख ही गए, Z की वैल्यू और सब्स्टिट्यूट अब हम लोग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के बजाय यहाँ वैल्यू हम लोग ले लेते हैं हीलियम प्लस के लिए फॉर हीलियम प्लस Z इज इक्वल टू 2। इसमें अगर हमें E1 निकालना है तो -13.6 2 स्क्वायर अपॉन 1, यानी -13.6 इंटू 4 EV। E2 -13.6 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, यानी -3.4 इंटू 2 स्क्वायर EV। तो ध्यान से हम लोग अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए किसी भी स्टेट में, nth स्टेट में जो एनर्जी होगी वो हाइड्रोजन की एनर्जी इंटू Z स्क्वायर होगा। ध्यान से देखें, अगर E1 की हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है -13.6, और यहाँ क्या कर दिया Z स्क्वायर का मल्टीप्लाई। इसी तरह से सेकेंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है -3.4, तो यहाँ पे फिर से Z स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी स्टेट में, किसी भी एनर्जी स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी अगर हमें पता है तो किसी भी स्पीशी की एनर्जी बताई जा सकती है इन द सेम स्टेट, और सिर्फ उसके लिए क्या करना होता है, अपने को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाइड्रोजन की 10th स्टेट में एनर्जी X है, तो बताओ हीलियम प्लस की एनर्जी कितनी होगी? तो X इंटू Z स्क्वायर कितना है हीलियम प्लस के लिए 4x। बस इतना आपको करना है, फास्ट काम हो जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पहली डेफिनेशन है बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ बच्चों, अब सेकंड डेफिनेशन पे हम लोग आ रहे हैं और ये है ग्राउंड स्टेट। अभी इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे एनर्जी स्टेट्स की। तो एनर्जी स्टेट्स में ग्राउंड स्टेट होती है एक। इस ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी।
state of minimum energy is known as ग्राउंड स्टेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GS, ग्राउंड स्टेट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर, फिर होता है फर्स्ट फ्लोर, फिर होता है सेकंड फ्लोर। तो इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो ऐसे ही यहाँ भी मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट को क्या बोला जाएगा, ग्राउंड स्टेट। तो इस सिस्टम में फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज n is equal to 1 is known as ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें ये n इक्वल टू 1, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, ग्राउंड स्टेट। तो अगर आपसे कहे कि फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है, तो वो होती है n इक्वल टू 1, और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ही बाय डिफॉल्ट इस केस में क्या होगा, n इक्वल टू 1। तो ग्राउंड स्टेट में अगर कहा जाए आपसे हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब होगा E1, और ये आप जानते हैं -13.6 EV। और अगर हीलियम प्लस के लिए भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये होगा -13.6 इंटू 4 -54.4 EV। Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने अभी जो बताया था आपको। तो एनर्जी स्टेट्स तो बेटा कई सारी होती हैं, जिसमें एनर्जी मिनिमम होती है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जिसमें एनर्जी मिनिमम से ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यस, तो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में n इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, लेकिन n अगर 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इन सबको क्या कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट बेटा इसके ऊपर की जितनी स्टेट्स हैं वो सारी एक्साइटेड है, ठीक है। तो फिर जब ये सारी एक्साइटेड स्टेट हैं तो क्या हम इनके अलग अलग नाम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट होती हैं जो n इक्वल टू 1 के अलावा हैं, जैसे n इक्वल टू 2 3 4 5। तो जो सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट आएगी उसका नाम होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ बच्चों, अभी हम लोग एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लें आप लोग, अदर एनर्जी स्टेट्स एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करूं तो ये जो सबसे नीचे वाली स्टेट है n इक्वल टू 1, ये है ग्राउंड स्टेट, और इसके ऊपर n इज इक्वल टू 2, फिर इसके ऊपर n इक्वल टू 3, और इसके ऊपर n इक्वल टू 4। ये सारी की सारी स्टेट्स कौन सी हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये आपको बता दिया और समझ में भी आ गया। इसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट। इसके ऊपर वाले n इक्वल टू 3 को भी बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसे करके ऊपर चलते जाएंगे। मान लो आपसे पूछा जाए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ध्यान से देखो, n इक्वल टू 1 तो ग्राउंड स्टेट है और n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 5 और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 6। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है।
और ये हम लोगों ने एक्साइड स्टेट आपको जैसे आपने देखी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है कि ये जो गैप मैंने बनाया है, क्या मैंने ये एनर्जी स्टेट्स सेम डिस्टेंस पर क्यों नहीं बनाई, सेम डिफरेंस पर क्यों नहीं बनाई? इनमें डिफरेंस कम होता जा रहा है, ऐसा देखने से ऊपर लग रहा है। हाँ, तो ऐसा होता है बेटा, ध्यान से देखो। n इक्वल टू 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? अगर आपसे कहा जाए डेल्टा ई बिटवीन 1 एंड 2 आपको निकालना है, तो ये होगा E2 माइनस E1। क्यों लिखा मैंने ऐसा है? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो बेटा E2 माइनस E1 हाइड्रोजन एटम के लिए -3.4 माइनस ऑफ -13.6 कितना आ गया ये? इट इज 10.2 EV। इसके बाद डेल्टा E बिटवीन 2 एंड 3 अगर निकाला जाए तो ये होगा E3 माइनस E2। सो इट इज -1.51 माइनस ऑफ -3.4। दिखाई दिया कितना है ये गैप? इट इज 3.4 माइनस 1.51। इट इज 1.89 EV। तो 1 और 2 के बीच का गैप 10.2 है, लेकिन उसके बाद 2 और 3 के बीच का गैप 1.89 EV है। तो इसका मतलब ये जो गैप है ये ज़्यादा है और उसके बाद वाला गैप कम हो जाएगा, ऐसे ही उसके बाद वाला गैप और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट में ऊपर बढ़ते जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी डिफरेंसेस कम होते जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ध्यान से सोचो, ये कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी डिफरेंस हो ही क्यों रहे हैं? क्वांटाइजेशन की वजह से। द पॉइंट इज कि क्वांटाइजेशन बेटा माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में लगता है जब उस पर क्वांटम के इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जब वो न्यूक्लियस की क्वांटम फील्ड में होता है तो हम ये सब यूज करते हैं। अगर वो न्यूक्लियस की फील्ड से दूर जाने लगता है तो उसमें क्वांटम नेचर भी डिक्रीज होने लगता है और अल्टीमेटली इनके एनर्जी गैप्स लगभग खत्म हो जाते हैं। थियोरेटिकली तो रहेंगे ही, लेकिन लगभग वो खत्म होने लगते हैं। तो चलो खैर, काम की बात पे अब फिर से आते हैं। ये है ग्राउंड स्टेट, ये सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट हैं और इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको सेकंड, थर्ड, ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं कि n इक्वल टू 10 है तो उसमें कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? द आंसर इज 9th एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 10। एक्साइटेड स्टेट और उसकी एनर्जी। अब आपसे अगर कहा जाए कि आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बतानी है, एग्जांपल के तौर पर एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, यह आपको बेटा बतानी है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस की अगर एनर्जी बतानी है तो बेटा n क्या होगा और z क्या होगा? आपको पहले ही बता दिया। बोर मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो n और z निकाल लो। तो सीधी सी बात यह है कि n इक्वल टू होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 4 और हीलियम प्लस के लिए z इज इक्वल टू 2। तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6, यानी आपको निकालना है E4 -13.6 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर EV। इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर बता सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? तो बेटा फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन अभी पढ़ी, एनर्जी लेवल डायग्राम, सेकंड ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात यह है कि अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में से ग्राउंड स्टेट में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज द
minimum energy required to remove electron from ground state. ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये मिनिमम एनर्जी है। तो सिंपल सी बात है, रिमूव इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से कहाँ लेके जाना है, n इक्वल टू इनफाइनाइट में। यानी ये ग्राउंड स्टेट 1 है, ये इनफाइनाइट है, आपको इनका एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बस आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट, और ये होगा E इनफाइनाइट माइनस E1। और आपको पता है इनफाइनाइट स्टेट पर इसकी एनर्जी क्या होती है, 0, और E1 की वैल्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई माइनस E1 विच इज 13.6 जेड स्क्वायर EV। तो अगर आपसे कहा जाए हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, 1, और अगर Z1 होता है तो एनर्जी कितनी होगी, माइनस 13.6 EV। अगर कहा जाए हीलियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो आपको सिर्फ Z सोचना है, और वो Z क्या है, 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6 इंटू 4 EV। ठीक है, तो इस तरह से आप आयोनाइजेशन एनर्जी बता सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और आपको याद दिलाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कभी कभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिखते हैं। बस फर्क ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वोल्ट में। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपको बताया गया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसी चैप्टर में आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और उस पर कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डाला जाए v वोल्ट का, तो वो जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फील्ड में आएगा, v वोल्ट का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी हो जाएगी। यहां से हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना पोटेंशियल लगाया जाता है वोल्ट में, उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाती है, अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है तो। याद आया? तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, तो हाइड्रोजन के लिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आपने बताई अभी, 13.6 EV। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया जाए एक्सेलरेटिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये 13.6 EV एनर्जी मिल जाएगी, और वो n इक्वल टू इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसलिए इस वैल्यू को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और शॉर्ट में लिखते हैं IP। तो क्योंकि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी की चर्चा करते हैं, इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी x EV है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल x वोल्ट होगा। आई बात समझ में? आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही टाइप के टर्म्स हैं, बस उनके यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि क्वांटिटीज डिफरेंट है, बाकी उनका सेंस सेम है।